हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम बॉटनी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप इससे पहले नहीं पढ़े, यानी कि 11 12 में अगर बात करते हैं, अगर बॉटनी पढ़ते हो तो वहां पे ये टॉपिक आपको नहीं दिया गया है ना। टेक्सोनॉमी का ही एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न ट्रेड्स है कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से हम कैसे किसी भी फाइलम के जितने भी किंगडम्स हैं, उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका नामकरण कर सकते हैं अलग अलग सर्वे के माध्यम से, है ना। वो चीज हमको यहाँ पे डिस्कस करने का आज हमको मौका मिला, तो ये चीज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या इसमें नया चीज हमको देखने को मिल रहा है जो कि अपने एनईपी के सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इस टॉपिक में, इस पोर्शन में हम लोग मेनली किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो अगर हम बात करते हैं इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सर मॉडर्न ट्रेड्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? मॉडर्न ट्रेड्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें से अपने पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे 4 टॉपिक्स में ये अपना जो भी मॉडर्न ट्रेड्स ये वाला जो यूनिट है ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें सब अगर हम बात करते हैं सर, सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा सर क्या ब्रीफ आइडिया अबाउट आपका फेनेटिक्स क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। फिर बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर क्लेडेस्ट्रिक्स यानी कि मोनोफैलेटिक्स, पॉलीफैलेटिक्स, पैराफैलेटिक्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या किसका मतलब इनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्या है, इनकी ग्रुप को क्या कहते हैं, ये सारा चीज हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सर पेलिसोमॉर्फी और एपोमॉर्फी। प्लेसोमॉर्फी और एपोमॉर्फी, ये सारे जो टर्म्स आपको चार पार्ट्स में ये जो यूनिट आपको डिवाइड किया हुआ मिल रहा है, ये सारे चारे के चारे जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये आपके लिए सब नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले अभी आप इसको कभी भी जिक्र नहीं हुआ था इसका, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक नया है आपके एग्जाम में, ये अलग से यूनिट सिलेबस में अलग से यूनिट बना के दे दिया गया है, एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ भी कह लो, इस टॉपिक से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप रिटर्न के फॉर्म में आपके एग्जाम हो रहे हो या फिर आपके यहाँ आपके एमसीक्यू के बेसिस पे एग्जाम हो रहे हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, पहले ही पेज पे आप लगा लीजिए, क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये एनईपी में आपका नया टॉपिक ऐड किया गया है, इससे पहले ये कभी आपको पढ़ने को देखने को नहीं मिला था, इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग फेनेटिक्स के बारे में देखते हैं कि सर फेनेटिक्स होता क्या है, इसकी अदर नेम क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसका काम क्या होता है, अपने टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में इसका क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है, ये चीज हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर फेनेटिक्स की, तो ये ग्रीक वर्ड का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है टू अपीयर। जिसका मतलब क्या होता है? प्रकट होना, है ना। फेनेटिक्स मतलब प्रकट होना। जैसे आपके सामने कोई प्लांट्स मिल गया, अब वो प्लांट आपको एकदम नया है, आपके लिए वो प्लांट्स नया है, लेकिन हो सकता है बाकियों के लिए भी वो प्लांट नया हो, यानी कि वो हमको पहली बार देखने को मिल रहा है ना। वो प्लांट्स, जैसे ये प्लांट ए है, ये हमको पहली बार देखने को मिल रहा है, यानी कि ये नया प्रकट हो गया है, न्यू अपीयर हुआ है, यानी कि यही मतलब क्या होता है सर, फेनेटिक्स का मतलब हम लोग बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो टैक्सीमेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासिफाई कर लेंगे, ओवरऑल क्लासिफाई कर लेंगे उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे, सपोज करो कोई प्लांट है, कोई ऑर्गेनिज्म है ए, है ना, कोई ए है और दूसरा बी है। अब ये अपने पास सामने सबसे पहले दिखने को मिला, यानी कि ये हमको नया अपीयर हो गया, यानी कि फेनेटिक्स है। अब हमको ये जो प्लांट दिखा, तो हम सबसे पहले ये कोशिश करें, टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, जो पिछला जो प्लांट होता है, जो पुराना प्लांट होता है, उससे हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी कैरेक्टर सिमिलरिटीज हैं या डिसिमिलरिटीज हैं, इनके बारे में हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसका देखते हैं कि क्या इसकी जो फाइलोजेनिक कैरेक्टर है, फाइलोजेनिक यानी कि इवोल्यूशनरी जो ट्रेड्स है, वो क्या इससे पुराने जो स्पीसीज ए है उससे मिलता जुलता स्पीसीज बी का है या नहीं है ना। ये सारे जो कैरेक्टर अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को फेनेटिक्स का नाम देते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि जिस इसके रूप में जाना जाता है, फेनेटिक्स या टैक्सीमेट्रिक्स के रूप में जाना जाता है, जीवों का समय समांतर के आधार पर वर्गीकृत करने का एक प्रयास है ना।
जो जो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने सामने मिल रहा है उसको हम क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। आमतौर पर जो आमतौर पर अगर बात करें तो इनकी जो अगर मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर हैं ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इनकी फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशन के माध्यम से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। जो फेनेटिक्स होता है इसका दूसरा नाम होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एमसीक्यू में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेनेटिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका टैक्सी मैट्रिक्स मिल जाएगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसका मिलता है सर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मिलता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आप ध्यान में रखिएगा कि जो फेनेटिक्स होता है उसका जो दूसरा नाम होता है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहलाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, जो फेनेटिक्स जो सिस्टम होता है यहाँ पे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंतर्गत इसको यूज करते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम बहुत दफा बताया आपको, जो फाइलोजेनेटिक होता है यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं कि क्या ये पुराने, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या इनकी जो पूर्वज जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं जो भी हैं एनिमल प्लांट, क्या उनसे क्या ये कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज रख रहे हैं या ना रख रहे हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं, इनकी रिलेशनशिप हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो बायोमेट्रिक्स होता है, जो बायोमेट्रिक्स क्या होता है सर, स्टैटिकल रिसर्च होता है। बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो जो बायोमेट्रिक्स होता है वो आपका क्या होता है सर, रिसर्च होता है। कैसा रिसर्च होता है सर, स्टैटिकल रिसर्च होता है। इसको हम इस स्टैटिक फॉर्म में, है ना, स्टैटिक्स आपको एक पेपर पढ़ने को मिलेगा, हो सकता है आपका जब थर्ड ईयर आएगा यानी कि 6 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर जब आओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा एक मीन मीडियन मोड पढ़ने के लिए एक अलग से पेपर मिलेगा जिसको बायोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। तो उसके अंतर्गत हम इसको इंक्लूड करके अगर उसकी स्टडी करते हैं, उसके अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इनकी एनवायरमेंट में नंबर कितनी है, इनकी एवरेज क्या हो रही है, इनकी मोड क्या है ना, काइडू चार्ट पे इसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर इसकी स्टडी करने को आता है तो उसको बायोमेट्रिक्स का नाम दे देते हैं, यानी कि वो स्टैटिकल रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। कैसा आ जाता है सर, रिसर्च, स्टैटिकल रिसर्च के अंतर्गत वो आ जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंतर्गत वो इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, दो चाचा लोग दिख रहे हैं जो कि योगदान, सबसे पहले ये अपना योगदान दिए थे रिसर्च में, यानी कि न्यूमेरिकल स्टैटिक्स जो बायोमेट्रिक्स है उसमें अपना वर्क परफॉर्म किए थे। जैसे कि सपोज कीजिए सबसे पहला नाम है सर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो एक तरह का ऐसा टेक्निक है जो कि प्लांट की क्लासिफाई करने की, अब प्लांट ही नहीं, वहां पे स्पेशली हम एनिमल की बात करते हैं लेकिन हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्पेशली हम प्लांट की बात कर रहे हैं। दैट क्लासिफाई द प्लांट्स यूजिंग द न्यूमेरिकल मेथड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं, जैसे सपोज कर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अलग अलग टाइप्स के प्लांट हैं, इनको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड्स के माध्यम से इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं किसी भी प्लांट को, तो वो हम किसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं सर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इसको हम लेकर आते हैं। प्रेजेंटली इट इज आल्सो कॉल्ड द फिनेटिक्स और द टैक्सीमेट्रिक्स, इसको हम ऑलरेडी देख लिए हैं। इसी न्यूमेरिकल मेथड्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो फिनेटिक्स का नाम देते हैं या फिर टैक्सीमेट्रिक्स का भी नाम हम लोग यूज कर लेते हैं। फिनेटिक्स क्या होता है, एक तरह का न्यूमेरिकल इवोल्यूशन होता है, इवैल्यूएशन होता है जिसमें सिमिलरिटीज और एफिनिटीज के बारे में, है ना, जो भी टैक्सोनॉमिक यूनिट है उसको हम सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज देखते हुए पिछला जो भी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन है, यानी कि पिछला जो भी स्पीसीज है प्लांट के, उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को ध्यान में रखते हुए हम इसकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करने को आ जाते हैं, यानी कि इनकी हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन करने को आ जाते हैं, न्यूमेरिकल मोड में इसको क्लासिफाई करने को आ जाते हैं। इसी मेथड को, इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग फिनेटिक्स का नाम दे देते हैं या फिर न्यूमेरिकल फिनेटिक्स का नाम दे देते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे इसके बारे में आपको यहाँ पे नोट किया गया है। यहाँ पे देखिए दो साइंटिस्ट हैं, दो चाचा लोग हैं, एक चाचा का नाम है पीटर सैंथ, एक चाचा का नाम क्या है सर, पीटर सैंथ, और दूसरे चाचा का नाम क्या है, तो दूसरे चाचा का नाम बता सकते हो सर कौन, अच्छा ये ताऊ जी बता दो, एक चाचा है पीटर चाचा है, और ताऊ जी कौन बता दो सर, रॉबर्ट आर सोकल, रॉबर्ट आर सोकल आपके ताऊ जी हो गए, और जो चाचा जी हैं वो पीटर सैंथ। ये दो साइंटिस्ट मिलकर सबसे पहले प्रपोज किए थे न्यूमेरिकल मेथड्स को, या कह लो सर फिनेटिक्स मेथड्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, किसी भी प्लांट को हम एस फॉर्म में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय माइकल एडिसन। ये जो कॉन्सेप्ट है
ये कॉन्सेप्ट किसने पहले प्रपोज किया? तो वो प्रपोज करने वाले जो इंसान थे वो माइकल एडिसन, इनका क्या नाम था सर? माइकल एडिसन नाम था, जो कि फ्रांस के बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे सर? ये फ्रांस के बॉटनिस्ट थे, जो कि 18 सेंचुरीज में सबसे पहले सामने आते हैं और एडिसन टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो माइकल एडिसन हैं वो सबसे पहले आते हैं और अपना जो कॉन्सेप्ट है कौन सा देते हैं सर? एडिसन टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट देते हैं 18 सेंचुरीज में, जो कि फ्रांस के फ्रांस के बॉटनिस्ट जाने जाते थे। फिर हम बात करते हैं सर स्मिथ और सोलकल का, यानी कि चाचा और ताऊ लोग का। इनकी बात करते हैं तो ये पेपर को पब्लिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मिलके क्या करते हैं सर? इसी कॉन्सेप्ट को पेपर में पब्लिश कराते हैं। उस पेपर का नाम क्या रखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के नाम से इनका पेपर क्या होता है सर? पब्लिश होता है। और किस ईयर में होता है? तो 1963 में ये पब्लिश किया जाता है। और इस अपने पेपर में तमाम सारे एग्जांपल देके, कॉन्सेप्ट देके ये बताते हैं कि किसी भी प्लांट को हम लोग क्लासिफाई करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स के माध्यम से, यानी कि मैथमेटिकल मेथड के माध्यम से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम इंडिकेट करा सकते हैं। अब आप बताओगे सर कि हमको तो मैथ आता ही नहीं था, इसलिए हम क्या चूज कर लिए? बायो चूज कर लिए। लेकिन यहाँ पे भी अपना मैथ पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बायोमेट्रिक्स, बायोस्टैटिक्स के माध्यम से हमको मैथ्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर उसके माध्यम से अगर क्लासिफाई हो रहा है किसी प्लांट का, तो उसी को हम नाम दे देते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स का नाम देते हैं। ये दोनों लोग का नाम आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया कौन कौन थे जो कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो यहाँ से आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाचा ताऊ लोग का चेहरा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, तुरंत एग्जाम में दिमाग में आना चाहिए। चलो, ये फेनेटिक्स रिलेशनशिप क्या होता है? एक टर्म आता है सर, एक आता है सर फेनेटिक्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, है ना। दो ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। और ये जो रिलेशनशिप होता है वो किसके बेसिस पे होता है? तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, साथ ही साथ उनके कुछ अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होंगे कि क्या उनकी पत्तियां बड़ी हैं कि छोटी थी, है ना। क्या उनकी जो स्टेम पे हेयर्स उपस्थित थे कि एब्सेंट थे। क्या इनकी जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है ना। इनकी पेट्रियोल्स उपस्थित हैं कि एब्सेंट हैं। पेटल्स की संख्या कितनी है। तो इसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करने को आते हैं मॉर्फोलॉजी और अदर बायोलॉजिकल या फिर कह लें अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स के माध्यम से, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इनको हम क्या कर रहे हैं सर? ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बताते हैं सर? फिनेटिक्स रिलेशनशिप का नाम दे रहे होते हैं। तो आई थिंक फिनेटिक्स रिलेशनशिप का आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं, यहाँ पे हम बॉटनी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी प्लांट को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। यही चीज अगर हम एनिमल में देखेंगे, तो अगर जूलॉजी में पढ़ते तो वहां पे हम एनिमल भी यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अधिकतर हम लोग किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं सर? बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा फिनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। एक होता है सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना। यहाँ पे क्या था सर? फिनेटिक रिलेशनशिप। अब आता है सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या हो गया? इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होंगी, इनकी पूर्वजों की जो पूर्वज में कैरेक्टर थे वो अभी उपस्थित है कि एब्सेंट है। इनकी अगर बीच में अगर रिलेशनशिप बना लेते हैं, अगर इनकी स्टडी करने लगते हैं, तो इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ड्यू टू द कॉमन एंसिस्टर। इनकी जो एंसिस्टर है उनसे क्या ये मिलते जुलते कैरेक्टर अपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी अगर स्टडी करने को आते हैं, तो फिर हम नाम दे देते हैं इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। तो आई थिंक ये जो फेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, दो नाम आपस में थोड़ा सा कॉमन है लेकिन काफी डिफरेंस है ना। फिनेटिक में क्या होता है? इनकी मॉर्फोलॉजी देख के ही हम पहचान लिए कि भैया क्या है क्या नहीं है। लेकिन फाइलोजेनेटिक में इनकी जो एंसिस्टर होंगी उनसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? उनसे हम इसको क्या कर रहे होंगे? उसको आइडेंटिफाई या फिर परफॉर्म करा रहे होंगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक बात? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग दूसरे स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। अगला है सर क्लेडोग्राम,
क्लेडोग्राम क्या होता है ना, ये किसके चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन, यानी कि इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन जनरेटेड ट्रीज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं सर, जो भी विकासवादी वर्गीकरण है क्लेडोग्राम में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि जो भी हम इवोल्यूशन के बेसिस पे इसको हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका कैरेक्टर है, ये यूनिट खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लेडोग्राम क्या हुआ, तो क्लेडोग्राम में हम क्या बताते हैं सो कि जो भी इवोल्यूशनरी हम लोग ट्रेड्स हम लोग ऑब्टेन करा रहे हैं, कि जो भी इवोल्यूशन है, ठीक है, वो इवोल्यूशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जो अपना रिपोर्ट निकल के आ रहा है, क्या एंसिस्टर्स ये रिलेटेड हैं या नहीं है, इनका जो हमको डाटा जो भी ब्यौरा मिल रहा है उसको हम किसी रिपोर्ट में हम बताते हैं, तो उसको हम क्लेडोग्राम का नाम दे देते हैं। जैसे आप याद करिए इलेक्ट्रोग्राम हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोग्राफ पढ़े थे, ईसीजी वाला आप लोग जूलॉजी में पढ़ते हो, एनुअल फिजियोलॉजी में, तो वही चीज क्लेडोग्राम क्या हुआ कि जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अपना आया उसको हम एक रिपोर्ट कार्ड में हम उसको व्यवस्थित करके हम अपने सामने प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रोग्राम सॉरी कार्डियोग्राम का नाम देते हैं। एक और टर्म आता है आपका क्लेड, क्या टर्म आता है सर, क्लेड। क्लेड क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो एंसिस्टर और जो वंशज है ना, जो ऑफ स्प्रिंग है, इनके बीच में अगर हम क्या करें, इनकी ग्रुप की स्टडी करने लगे, है ना, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स द एंसिस्टर एंड इट्स डेस्केडेंट्स मतलब जो भी ऑफ स्प्रिंग है, इनके जो वंशज है ना, जो इनके वंशज है, इनकी ग्रुप की अगर स्टडी करने लगते हैं किसी भी प्लांट किसी भी एनिमल की, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है सर, क्लेड के नाम कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी स्टडी, क्लेड कहलाती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्लेडोग्राम पूछा जाए तो जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा उसकी बात कर रहे होंगे। क्लेड की बात करें तो जो भी ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, तो किसकी ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं सर, एंसिस्टर की, पूर्वजों की और वंशज की अगर ग्रुप की स्टडी करने लगते हैं तो उसको हम क्लेड का नाम दे देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसमें देखते हैं कुछ बेसिक डिफिनीशन क्या क्या हो सकती है सर बायोमेट्रिक्स की, जो कि हम लोग टेक्सोनॉमी में यूज करते हैं, अधिकतर इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर बायोमेट्रिक्स की बात करें, देखो दो वर्ड में से ये मिलकर बनी हुई है सर, बायो और मैट्रिक्स। बायो का मतलब क्या होगा सर, लिविंग हो गया। मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जो भी स्टैटिक रिसर्च होते हैं उसको बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ भी है कि बायोमेट्रिक्स इज द स्टैटिक रिसर्च और द बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये एक तरह क्या होता है सर, स्टैटिकल रिसर्च होते हैं या फिर हम बोल रहे हैं सर बायोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं, है ना, स्टैटिकल रिसर्च होते हैं या फिर बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंतर्गत इसको यूज करते हैं। ये जो बायोस्टैटिक्स होता है, यानी कि हम इसको किस फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं सर, मैथमेटिक्स फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, यानी कि 1 to 1 करके न्यूमेरिकल हम लोग यूज करके, नंबर यूज करके, डिजिट यूज करके हम किसी भी प्लांट का या फिर किसी भी एनिमल का टेक्सोनॉमी कर रहे होते हैं, वर्गीकरण कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जिससे हमको इजी हो जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर कह लें किसी भी ह्यूमन के बारे में उसको स्टडी करने में। अब जैसे हम बोले कि चलो सपोज करो मैंगो है, आम है, तो मैंगो के कितने स्पीसीज हैं, तो 50 स्पीसीज हैं, है ना। तो ये जो हम 50 स्पीसीज हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ये कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आ गया, कहीं ना कहीं ये किस में आ गया सर, मैथमेटिक फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये चीज आप यहाँ आपको बताना था। तो जो भी चीज हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, तो वो मैथमेटिकल के माध्यम से कर ले रहे हैं, स्टैटिक के माध्यम से कर ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, बायोमेट्रिक्स का नाम दे देते हैं। सम बेसिक डिफिनीशन ऑफ द बायोमेट्रिक्स आर एज फॉलो। कुछ और भी डिफिनीशन है जो कि हमको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को समझने को मिल जाएगा। जैसे कि साइंटिफिक स्टडी, है ना, क्या होता है सर, सबसे पहले हम बायोमेट्रिक्स स्टडी में क्या हो जाएगा सर, साइंटिफिक स्टडी की बात करें। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, इट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक स्टडी टू कॉमन एक्सेप्ट क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस। यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो उसको साइंटिफिकली स्टडी करें। जैसे हम प्लांट में हैं तो बॉटनिस्ट, है ना, बोलते हैं ना कि जिनके जो बॉटनिकल नेम है, मैग्निफेरा इंडिका है या नीम मैग्निफेरा है, ओराइजा सटाइवा है, तो इसके बेसिस पे अगर हम इसकी साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, साइंटिफिक स्टडी का नाम
दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? उसका साइंटिफिक स्टडी का नाम दे देते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमको किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इनकी जो कॉमन एक्सेप्टेशन है, इनकी जो क्राइटेरिया है, इनकी जो वैलिडिटी है, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे होते हैं। जनरल कुछ इथिक्स भी है, कुछ कोड भी है, साइंटिफिक मैथोलॉजी में हम उसको यूज करते हैं, और ये एक तरह से एक समान होती है, कांस्टेंट होती है, जिसको हम कहीं भी जाके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है, तो हम कहीं ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, जहां हम जाके बोले सर मैग्नीफेरा इंडिका, तो लोग समझ जाएंगे बच्चा ये आम के बारे में बात कर रहा है ना। तो उनकी क्या है सर, एक कॉमन कांस्टेंट मैथोलॉजी भी हमको देखने को मिल जाती है साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी बात किए थे। अच्छा, कुछ डाटा के बेसिस पे भी हम लोग बायोमेट्रिक्स की स्टडी कर सकते हैं। अब डाटा में क्या होता गया कि सपोज करो कि मैग्नीफेरा इंडिका आम है, तो इसकी कितने स्पीसीज हैं भैया? 50 स्पीसीज हैं, है ना। कई सारे स्पीसीज जब एक साथ मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन कम्युनिटी बन जाएंगे। तो अगर इनकी हम ब्यौरा स्टार्ट करने लग जाए, इनकी हम डिटेल्स जानना स्टार्ट कर जाए, तो वो कहीं ना कहीं डाटा के अंतर्गत आ जाता है, ये नंबर के अंतर्गत आ जाता है। देखो यहाँ पे दिया है, इट डील विद द पॉपुलेशन और द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। जो भी स्पीसीज हैं उनकी नंबरिंग की, अगर हम पॉपुलेशन की, इनकी ग्रुप की स्टडी करने आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे मिलकर क्या बन जाते हैं? एक डाटा का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दस डाटा ऑलवेज डील द क्वांटिटेटिव ऑफ क्वालिटेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द सिंगल डेक्टम, है ना। जो डाटा होता है वो सिंगल स्पीसीज के बारे में हम इसको डील नहीं कर रहे होते हैं, वो ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल हैं या फिर पॉपुलेशन है, ग्रुप्स हैं, इनके बारे में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक 1 प्लस एक से अधिक अगर कोई उसका जो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल है, उनकी अगर स्टडी करने को आते हैं, तो डाटा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, डाटा के कॉन्सेप्ट में आता है। अच्छा, यहीं पे हमको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल मतलब क्या? संख्या के फॉर्म में, है ना। संख्या, कितनी संख्या होंगी? 50 है, 100 है, 1000 है, लाख है, कितनी संख्या है ना। तो इनकी अगर साइंटिफिक स्टडी करने को आए, अगर हमको संख्या हमको देखने को मिल जाए, नंबर देखने को मिल जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत ही आता है। अनलेस द डाटा ऑफ स्टडी कैन द क्वालिफाइड इन दिस वे, इन वन वे और द अदर, दैट वुड बी द स्टैटिकल एनालिसिस। यहाँ पे क्या हम बात करें सर? स्टैटिक एनालिसिस की हम बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल के माध्यम में आ जाते हैं, यानी कि नंबर्स में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बायोमेट्रिक्स होते हैं जो कि नेचुरल फिनोमिनान के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल फिनोमिनान में क्या हो गया? इट इंक्लूड्स द 3 इवेंट्स। यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जिसके माध्यम से हम उसको एनिमिनेट या फिर इन एनिमिनेट करके हम उसकी सराउंडिंग के बारे में कंट्रोल, ह्यूमन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो दिया है कि इसमें वे सभी घटनाएं शामिल होते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में होने या ना होने में सजीव और निर्जीव परिवेश में बाधित होता है। जैसे हम कोई भी लिविंग और या फिर नॉन लिविंग के बारे में, उनके बीच में रिलेशनशिप बात करने लगे, उनकी नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करने लगे। ठीक है, तो ये सारा जो स्टडीज हो जाएंगे, ये सारे के सारे बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत ही आएंगे, जिसमें से साइंटिफिक स्टडी हो गया, डाटा हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, और फिर आप यहाँ पे क्लास देख लिए सर नेचुरल फिनोमिना, क्या ये प्राकृतिक उत्पादक है या नहीं है ना। जैसे माउंटेन हो गया, वाटर हो गया, ये सब नेचुरल है। वहीं पे हम बात कर लें सर एक्वेरियम की, वहीं पे हम बात कर लिए क्रॉप्स की, फील्ड की बात कर लिए, ये सारे के सारे क्या होंगे सर? आर्टिफिशियल होंगे ना, मैन मेड होंगे। तो यहाँ पे हम इनके बीच में अगर नेचुरल फिनोमिना के बारे में अगर डील करने लगते हैं, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं आपके किसके अंतर्गत? वो इंक्लूड हो जाते हैं, वो नेचुरल फिनोमिना के अंतर्गत आ जाते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, है ना। डिस्क्रिप्शन की बात करें यानी कि विवरण की बात करते हैं, कितना डिटेल्स में हम इसकी टेक्सोनॉमी करा सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके सामने कोई एक स्पीसीज मिल गया और उस स्पीसीज का नाम है ए। अब इस स्पीसीज के बारे में आप कितना डिटेल में आप वर्गीकरण, जितना डिटेल में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ये सारा का सारा ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलता है। किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इट इज द असाइनमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्सॉन। जितने भी एक्सॉन है, जितने भी असाइनमेंट हैं, है ना, इनके बारे में जितने भी रिपोर्ट्स होंगी स्पीसीज ए के बारे में, वो सारे के सारे किसमें आएंगे सर? डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो कैरेक्टर होता है, ये जो फीचर्स होता है, ये कैरेक्टर का रूप ले लेता है। यानी कि स्पीसीज ए के बारे में आपको जो चीज दिखने को मिल रहा है, इनकी पत्तियां कैसी हैं, इनकी लीव्स कैसी हैं, है ना, इनकी फ्लोरा कैरेक्टर क्या है,
ये सारे के सारे जो भी 1 by 1 आप पॉइंट आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, वो सारे के सारे किसमें अंतर्गत आ जाता है सर? कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? इसका इनके गुणों के बारे में आ जाता है। जैसे क्या अभी हम लोग फैमिली पढ़ रहे थे, तो फैमिली में आप सबसे पहले क्या बात कर रहे थे सर? इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसे पहचानोगे? उनकी मॉर्फोलॉजी देखते ही तो पहचानोगे आप ना। तो उनकी पूरा डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर स्टडी करेंगे, उनकी 1 by 1 स्टडी पॉइंट्स हम लिखते चले गए, तो वो सारा सारा मिलकर क्या बन जाता है सर? कैरेक्टर का नाम हम उसको देने लगते हैं, कैरेक्टर वहां पे हम उसको बता देते हैं। ये चीज आप इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखने को मिल जाएगा। इनकी कलर, फ्लावर की कलर क्या है, पत्तियां की स्टाइल कैसी है, पेटियोलेट कैसे है, पैरेलल वेरिएशन क्या है, ये सारा चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला आता है इनकी वंश के बारे में, इसकी डेसेंट्स के बारे में, कि इनकी जो सपोज करो प्लांट ए की स्पीसीज है ना, ये आगे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद इनकी जो ऑफस्प्रिंग जो बन के तैयार हो रही है, तो क्या ये वाकई में जैसे पेरेंट्स थे उसी के जैसे प्लांट भी देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ नेचुरल जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडाप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, इवोल्यूशनरी चेंज कर लिया? इनके बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे डिस्केंट में आते हैं, यानी कि वंश के बारे में आते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पापा यानी कि दादा के दादा जिस तरह थे उसी तरह हम लोग भी हो सकता है उनके सिर पे कम बाल थे, हम लोग के सिर पे ज्यादा बाल है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है उनके कान में से बाल निकले हो, अपने कान से बाल नहीं निकले हैं। तो ये जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, अगर इनकी स्टडी करते हैं तो वो हम बात करते हैं सर किसके? डेस्केंट में हम उसको इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग टाइम पीरियड। देखो यही चीज बात आ गई कि जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, ईयर बाय ईयर जो ट्रांसमिट हो रहा है, उनकी स्टडी करने को आते हैं तो उनको हम इसका नाम दे देते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीज था इसके बारे में। आगे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वो था इवोल्यूशन। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो क्या ये इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना? जैसे सपोज करो कि जो बाल कम था अब बाल ज्यादा होने लग गया, ठीक है? वहीं पे हम किसकी बात कर लें? बंदरों की बात कर लें। पहले अपना क्या था, जो जितने भी एंसेस्टर थे उनकी पूंछ हुआ करती थी, और अभी क्या वो हम लोग का हट चुका। तो ये क्या है? एक तरह का इवोल्यूशन है। वो क्या है? एक तरह का इवोल्यूशन है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है? तो ये चीज हम यहाँ पे इनकी विकास की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन इज व्यूड इन द डेस्केंट। ये जो इवोल्यूशन किसमें देखने को मिलता है? जितने भी वंशज होते हैं उनमें देखने को मिलता है। पहले के जो पूर्वज थे उनकी पूंछ थी, अभी हम लोग में नहीं है, तो ये चीज हम इवोल्यूशन देखने को मिल जाए। The modification components of the evolution refer to the changes of genetic material that is transferred from the parents to the offspring। जो भी genetic material है वो पेरेंट्स से offspring में जो ट्रांसफर हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज सारे के सारे हम इसको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आई होप कि यहाँ तक कि आपको जो भी कहानी है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। अब उसी को और आपको डिटेल में दिया हुआ है कि फेनेटिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल, यानी कंफ्यूजन आपको दे दिया है कि फिनेटिक्स क्या होता है या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो आप एक लाइन में बता सकते हो सर कि एक टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं जितने भी टेक्सोनॉमिकल डाटाज होते हैं, जितने भी टेक्सोनॉमिकल डाटाज होते हैं किस फॉर्म में करते हैं? तो न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, जो कि इक्वल वेटेज रखता है कैरेक्टर का मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटराइज मेथड्स के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से उसको हम डिस्क्राइब कर लें, उसको हम एनालिसिस कर लें। उसी प्रोसेस को हम लोग फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल का नाम दे रहे होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले एडिसन लेकर आए थे, है ना? लेकिन बाद में स्मिथ और आपके कौन से थे आपके महाराज, सोकल महाराज, ठीक है, 1963 में बुक पब्लिश किए, और बुक का पेपर का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं, उसी का यहाँ पे आपको कंक्लूजन देखने को मिल गया। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इनकी प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं, क्या सिद्धांत है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम करते हैं। तो इनकी जो कैरेक्टर होता है ये क्या शो करता है कि इनकी जो एंसिस्टर से जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है ना, वो क्या वाकई में ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक? साथ ही साथ इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम इक्वल वेटेज दें, इसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में। तो ये सारे दो सिद्धांत हैं। एवरी कैरेक्टर शुड बी द गिवन द इक्वल वेटेज। जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सभी को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिनेटिक सिमिलरिटीज। जो क्लासिफिकेशन होंगे वो पूर्वजों के जो कैरेक्टर होंगे उनसे मिलता जुलता सिमिलरिटीज के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है? तो इनकी प्रिंसिपल के बारे में आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसको यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इनकी
एक यूनिट आता है, ये क्या आता है सर, OTUs, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सर फिनेटिक्स, जो आप इतना फिनेटिक्स कर रहे थे, इसकी यूनिट्स बता दो, तो अगर यूनिट की बात करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, तो इकाई होती है OTUS, ठीक है, इसकी यूनिट्स होती है। इसका मतलब क्या होता है सर, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिकल यूनिट, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिकल यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फिनेटिक्स का यूनिट क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सैंपल है आपके पास, कोई भी आइटम है, कोई भी इंडिविजुअल है ना, किसी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, अगर हम उसको क्या करें, उसको सेलेक्ट करके हम उसका यूज कर रहे हैं एनालिसिस करने में, उसकी स्टडी कर रहे हैं, है ना। अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपके सामने सपोज करो स्पीसीज ए आ गया, इसके बारे में हम डिटेल में इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, भैया ये कैसा है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, क्या इसकी कोई एंसिस्टर कि जैसे ये सिमिलरिटीज रख रहा है कि डिसिमिलरिटीज है, पूरी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी का नाम दे देते हैं हम लोग OTU का नाम दे देते हैं, यानी कि ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट का नाम दे देते हैं। ये क्या होता है सर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूनिट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इसमें हम किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज की बात करते हैं, साथ ही साथ जीनस की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें क्लास की भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में। अगर हम बात करते हैं किसी केस में OTU के बारे में हम बात करें, तो अगर हम किसी हाई लेवल के इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको एडिक्वेट रिलेशनशिप देखने को मिल जाएगा लोअर ऑर्गेनिज्म का, एंसिस्टर का और ऑफस्प्रिंग का। यहाँ पे हमको रिलेशनशिप भी देखने को मिल जाएगा, क्या वाकई में जो कैरेक्टर है एंसिस्टर का वो मिलता जुलता ऑफस्प्रिंग में है कि ये चेंज हो चुका है? तो ये चीज हम अगर एनालिसिस करने को आ गए तो उसको OTU के अंतर्गत हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। अभी देखो आपके पास एक फ्लो डायग्राम भी आएगा सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज का, लेकिन उससे पहले देखते हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कोई भी अपने पास टैक्सोनॉमी है, कोई भी टैक्सोनॉमी है, उसको हम न्यूमेरिकली कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है कि सिलेक्शन ऑफ टैक्सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी टैक्सा को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी टैक्सा को हम क्या कर रहे होंगे, सेलेक्ट कर रहे होंगे। फिर क्या करेंगे, उनकी कैरेक्टर के बारे में, उनकी ट्रेड्स के बारे में उनकी सिलेक्शन करेंगे कि क्या इनकी जो हाइट है छोटी है कि बड़ी है, इनकी लीफ कैसी है, इनकी फ्लावर कौन से कैरेक्टर बिलोंग कर रही है, ये सारा चीज हम पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे इसको हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, चाहे हम क्लस्टर के फॉर्म में एनालिसिस करें या फिर किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से इसको हम एनालिसिस करना स्टार्ट करें। किसी फॉर्म में करें, सबसे पहले हम ये प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जिससे हम उसको एनालिसिस कर सकें, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द OTS, जो भी रिलेशनशिप है एंसिस्टर का या फिर बात करें ऑफस्प्रिंग के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एंसिस्टर से ये कैरेक्टर मिलता जुलता है कि चेंज हो चुका है। चेंज हुआ है तो कौन से कैरेक्टर इसमें ऐड हुए हैं, इन सबको ध्यान में हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द बेसिस ऑफ ओवरऑल सिमिलरिटीज। फिर हम क्या करेंगे, इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे कि इनकी ओवरऑल सिमिलरिटीज क्या है ना। ओवरऑल मतलब पूरी तरह से इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड ऑन हुई है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, उनके बेसिस पे फिर हम OTU को या फिर किसी भी स्पीसीज को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज आप यहाँ पे देखिए। सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, तो कैरेक्टर विच इज यूज्ड आर कॉल्ड द यूनिट कैरेक्टर। जैसे हम बात किए थे ना पहले, किसी भी कोई भी स्पीसीज है, ये कोई A स्पीसीज है और इस A स्पीसीज के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करना स्टार्ट कर लिए, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर लिए, यानी कि ये क्या कहलाने लगेगी, ये कहलाने लगेगी इसकी कैरेक्टर कहलाने लगेगी। क्या कहलाने लगेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहलाने लगेगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यूनिट कैरेक्टर का जो किस फॉर्म में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो हम किस फॉर्म में करते हैं सर, बाइनरी कैरेक्टर में। आप लोग ध्यान आ रहा होगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कि कोई किसी हम उसको कमांड देना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम नंबर टाइप करना या फिर कुछ भी कमांड देना होता है, तो वो ऑलमोस्ट बाइनरी फॉर्म में ही क्या होता है सर, बाइनरी कैरेक्टर में ही वो हम उसको कमांड दे सकते हैं। जैसे बाइनरी फॉर्म में कमांड देते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर वो तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, तो फिर वो आपके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट निकाल के दे देता है।
तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि कोई सी भी कैरेक्टर को क्लासिफाई करने के लिए हम बाइनरी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? बाइनरी कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, 1010 का करके, है ना। बाइनरी कैरेक्टर क्या होता है? या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा। देखते हैं, ए कैरेक्टर हैविंग द ओनली द 2 स्टेट, दैट इज द रिकॉर्डिंग हैज द प्रेजेंट और एब्सेंट, है ना। किसी भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर होगा उसके 2 स्टेट हो सकते हैं। हो सकता है ये अभी है, या हो सकता है ये 5 साल पहले ही खत्म हो चुका होगा। यही तो कंडीशन होगा। तो है तो 1, अगर खत्म हो गया है तो 0। ये बाइनरी कंडीशन में इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाइनरी कैरेक्टर कितने स्टेट में होते हैं? तो 2 स्टेट में होते हैं, प्रेजेंट में और एब्सेंट में। एब्सेंट में पहले था, अब नहीं है, प्रेजेंट में अभी भी है। ठीक है, जैसे सेल वॉल उपस्थित है कि एब्सेंट है। ठीक है, तो इसको कोडिंग कैसे की जाएगी? प्रेजेंट होगा तो प्लस लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, जो कि हम लोग पहले ही बात की है। अगर एब्सेंट है तो माइनस लिखेंगे या फिर 0 लिखेंगे। अगर मिस हो चुका है ही नहीं, है ना, गलती से मिस हो गया है, तो एनसी वहां पे कोड हम दे देंगे। तो आप बाइनरी कैरेक्टर का कोड ध्यान रखिएगा। अगर हमको किसी चीज को प्रेजेंट बताना है, इसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं एक बार फिर एक जगह, आप इसको अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा। क्या है कि अगर प्रेजेंट है, कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो इसको हम किस फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं? पॉजिटिव के फॉर्म में, या फिर एक नंबर हम देके इसको बाइनरी कैरेक्टर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर एब्सेंट हो गया, पहले था अब हट चुका है, अब नहीं है, तो इसको क्या बताते हैं सर? माइनस और 0 के फॉर्म में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस हो सकता है कोई कैरेक्टर मिस हो गया है ना, मतलब पेरेंट्स में था, अब हम इसमें मिसिंग देखने को मिल गया, तो वहां पे हम एनसी का कोड हम इसको दे देते हैं, यानी कि नो कंपेयर, यानी कि नो कैरेक्टर हमको यहाँ पे देखने मिल गया, मिसिंग कैरेक्टर देखने मिल गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको बाइनरी कैरेक्टर अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर मेथड्स क्या हो सकता है सर? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या हो सकता है सर? 2 या 2 से अधिक, या 3 या 3 से अधिक कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में हमको देखने को मिल जाए। 5 मिनट। तो क्वालिटेटिव में क्या बात करेंगे कि जो भी 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर क्या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा है या ना मिल रहा है, इसके बेसिस पे हम बात करते हैं, उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये चीज था। अच्छा, इसमें एक और आ गया सर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे? उसकी मेजर करके उसकी साइज क्या है ना, ये कॉन्टिन्यूअस स्केल में कैसे देखने को मिल रहा है, उनकी लेंथ क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में अगर हम बात करने लगते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फॉर्म में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये चीज है, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद का जो भी है, यानी कि इनकी जो रूल्स होंगी, किसी भी यूनिट को सेलेक्ट करने की इनकी जो रूल्स होंगी, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक का आपका जो फिनेटिक्स और बायोमेट्रिक्स वाला जो पोर्शन था, ऑलमोस्ट आपको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कुछ और टॉपिक यहाँ पे रूल्स हैं, जो भी इनकी जो रूल्स होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराएं, ये सारा चीज आई थिंक आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे। और ये पीडीएफ जैसे ही आपको बैच में मिलेंगी, अपना नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा और पुराना जितना भी टॉपिक है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।